तो आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास का चैप्टर है ये गद्य खंड में से प्रेम घन की छाया स्मृति। तो इसकी कहानी तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने पिताजी के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखक अपने पिताजी के बारे में ये बताते हैं कि उनके पिताजी जो हैं वह फारसी के ज्ञाता थे, उन्हें फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। लेखक यह भी बताता है कि उनके पिताजी को पुरानी कविताओं को पढ़ने का बड़ा शौक था और वह हिंदी की कविताओं का मिलान फारसी से किया करते थे और रात के समय अपने परिवार के लोगों को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाते थे। और लेखक के जो पिताजी थे उन्हें हरिश्चंद्र के नाटक भी बहुत अच्छे लगते थे। तो ये क्वेश्चन था कि पिताजी की क्या क्या विशेषता थी, तो पिताजी की यही विशेषता थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक जो बचपन में भारतेंदु जी के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लेखक है उनके बारे में क्या सोचते थे। तो इसमें जो लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो लेखक जब छोटा था तो वह ये सोचता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र एक ही व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के नाम में हरिश्चंद्र आता है। तो वह इन बातों में भेद नहीं कर पाता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्तमान समय के लेखक है और राजा हरिश्चंद्र तो बहुत पहले के जो ये राजा थे। तो दोनों में अंतर वो नहीं कर पाते, क्योंकि वह बच्चे होते हैं, उनमें नादानी होती है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं कर पाते। तो लेखक के पिताजी हमेशा चाहते थे कि हिंदी पर कम ध्यान दे और उर्दू फारसी पर अधिक ध्यान दे उसका बेटा, लेकिन लेखक का झुकाव हिंदी की ओर ही बढ़ता गया। क्यों? तो जवाब है कि लेखक का जो प्यार है वो हिंदी के प्रति इसलिए बढ़ता गया क्योंकि लेखक जो है बचपन से ही एक तो उनके पिताजी घर में रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाते थे एक, और उनके घर में हिंदी की मैगजीन्स भी आती थी तो पिताजी के दोस्त लाया करते थे। तो लेखक छुप छुप के उसे भी पढ़ लिया करता था। फिर जब कॉलेज में गया तो वहां भी हिंदी के दोस्त हो गए, बाद में और भी हिंदी के लेखकों से उसकी मित्रता बढ़ गई। इस तरह लेखक का जो झुकाव है वो हिंदी की ओर बढ़ता चला गया। इसमें एक शब्द है कि निस्संदेह। लेखक जिस ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ रहते थे ना, ग्रुप को निस्संदेह ग्रुप कहते थे। क्यों बोलते थे निस्संदेह ग्रुप? तो कह रहे लेखक जी जो है वह जब अपनी मंडली के साथ बातचीत करते थे तो वह बहुत ही निस्संदेह शब्द का प्रयोग भी करते थे। निस्संदेह यार ऐसा हो जाएगा, वो अपने शब्दों में निस्संदेह वर्ड का प्रयोग बहुत बार करते थे। दूसरे, जहां सुपी जी रहते थे यानी लेखक रहता था, वहां पर ज्यादातर वकील, मुख्तार, कचहरी का अफसर और कर्मचारी रहते थे। वे भी अपनी बोलचाल में उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। उन लोगों के बीच जब लेखक की मंडली ये निस्संदेह वर्ड का इस्तेमाल करती थी तो वो लोग बोलते थे ये लोग निस्संदेह ग्रुप आ गया। निस्संदेह मतलब हो गया कि लेखक अपनी बोलचाल में निस्संदेह वर्ड का प्रयोग बहुत बार करता है। जैसे मान लो कोई एक ग्रुप है और उसमें हकलाने वाला ग्रुप है, हकला नहीं हूं मैं, तो हम बोलेंगे नहीं हकला ग्रुप आ गया, हकलाता रहेगा। इस प्रकार से लेखक अपने बातों में जब वो बात करते थे तो ग्रुप को निस्संदेह, अरे यार निस्संदेह आ जाएंगे यार, तो निस्संदेह वर्ड का प्रयोग बार बार करते थे, इसलिए इनके ग्रुप का नाम निस्संदेह। क्वेश्चन आंसर और भी है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं। जो अगला लेसन है, सुमरनी की मन के बालक बच गया। आप जानते हैं इसमें कि बालक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बालक को तैयारी करवाई जाती है, इसके बारे में बालक को रटवाया जाता है सारे आंसर। ये कहानी आपको पढ़ाई जा चुका है। इसी प्रकार से घड़ी के पुर्जे की कहानी भी पढ़ा चुके हैं आपको। घड़ी के पुर्जे में लेखक ये बताना चाहता है कि जिस पर घड़ी बहुत जटिल मशीन होता है और उसको कोई बहुत जो एक्सपर्ट है वही ही इसको खोल सकता है, रिपेयर कर सकता है, उसी प्रकार से धर्म भी जटिल चीज है। जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो धर्म के बारे में उतनी बोलने की जहमत ना उठाएं। इसीलिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है कि घड़ी का पुर्जा एक बहुत जटिल मशीन का हिस्सा होता है, तो इसीलिए हर कोई जो है घड़ी को नहीं खोल सकता। उसी प्रकार से अगर धर्म के बारे में नॉलेज ना हो तो अधिक ना बोले। और इसमें ढेले चुन लो में बताया गया है कि जैसे पहले एक जो है शेक्सपियर की कहानी में उनमें भी होता था संदूक के हिसाब से दूल्हे चुने जाते थे, तो हमारे भारतीय सभ्यता में ढेले के अनुसार जो है दुल्हन चुनी जाती है। ढेले मिट्टी के ढेले रख दिए जाते हैं और उनमें से
शमशान की मिट्टी या गौशाला की मिट्टी, ऐसे मिट्टी लाकर और लड़कियों को छुआते थे कि मिट्टी छुओ, और लड़की जिस मिट्टी को छू लेती थी उन्हीं के अनुसार लोग सोचते थे कि ये लड़की भाग्यशाली है या नहीं है। ये 3 कहानी एक साथ है पार्ट नंबर 2 में। तो इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं कि बालक बच गया में पहला क्वेश्चन है कि बालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए जो उसकी उम्र के परे था, मतलब उस बच्चे की उम्र नहीं थी उसकी जवाब देने की, लेकिन फिर भी पूछा गया और बच्चे ने जवाब भी दिया। तो जवाब है कि बालक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं, बताओ साहित्य के 9 रस कौन से हैं, पानी जो है पानी में 4 डिग्री से भी अधिक ठंड में मछली कैसे जिंदा रह जाती है। उनसे बच्चे से यह भी पूछा लोगों ने कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। और ये भी पूछा गया कि बताओ कि अभाव को पदार्थ माने या ना माने। उनसे ये पूछा गया बच्चे से कि ये बताओ इंग्लैंड के राजा 8वें राजा 8वां जो राजा 8वें नाम का हेनरी की वाइफ का क्या नाम था, और पेशवाओं के कुर्सीनामे का क्या नाम था। बड़े जटिल जटिल प्रश्न पूछे गए, तो शायद हम और आप भी जवाब नहीं दे सकते, ऐसा प्रश्न बच्चे से पूछा गया और बच्चे ने जवाब भी दे दिया। इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पूछा है पूछने वाले ने कि भाई बच्चे से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो बच्चे से यही प्रश्न पूछा गया कि बताओ पानी के 4 डिग्री ठंड में मछली कैसे जिंदा रह जाती है नीचे में, और राजा 8वीं हेनरी की वाइफ का क्या नाम था, और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है, 9 रस कौन सा है, और अभाव को पदार्थ माने या ना माने। ये सब प्रश्न उस बच्चे से पूछा गया। प्रश्न है कि बालक ने क्यों कहा कि मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा। या जन्म लोक सेवा करूंगा मतलब जब तक जीऊंगा तब तक सेवा करूंगा, ऐसा क्यों कहा। भाई रटवाया था, छोटा बच्चा क्या पता है। या जन्म लोक सेवा का मतलब यहाँ माता पिता का सेवा हमसे नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे या जन्म सेवा करने की बात है। तो बच्चे को क्या पता उसने क्या बोल दिया, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। तो प्रश्न ये उठता कि क्यों बोला, रटवाया था बच्चे को साहब। उन्हें बताया गया था कि बेटा जब कोई पूछेगा बोला मैं वचन देता हूँ मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा। पता नहीं इसका मतलब क्या, बोल दिया। जैसे आपने 3 इडियट में देखा होगा ना सीन, वो चमत्कार को बलात्कार बोल देता है, वो नहीं बोलता 3 इडियट मूवी में देखा होगा आपने। इन्होंने अपने जीवन में इतने बलात्कार किए हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक आदमी अपने जीवन में इतने बलात्कार कैसे कर सकता है। हम भी इसी कॉलेज के छात्र हैं और वादा है आपसे जहां जाएंगे वहां बलात्कार करेंगे, बोलता है ना उस मूवी में ऐसे। तो ये बच्चे ने रटा था, उसने रटा, उसको पता नहीं क्या बोले जा रहा है, चमत्कार को बलात्कार बोल रहा था, है ना, वो रटा था उस बच्चे ने। तो मतलब उसमें भी रटा था ऐसे ही। तो बालक ने क्यों कहा या जन्म लोक सेवा करूंगा, रटवाया गया था, पता ही नहीं था उसे। जब अंत में बालक ने कहा कि लड्डू चाहिए इनाम में, उनसे पूछा गया क्या चीज, तो बच्चे ने कहा लड्डू चाहिए। तो ये कैसे सबने सुख की सांस ली। सुख की सांस ऐसे ली कि लोगों को आश्चर्य था, ये छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब दे रहा है, ये बच्चा तो बहुत होशियार होगा, तो बहुत होशियार होगा। इतना होशियार बच्चा पता नहीं क्या मांग ले। उनसे बोला गया बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। उन्होंने कहा इनाम में मुझे क्या चाहिए, लड्डू। बच्चे ने एक बच्चे के हिसाब से लड्डू मांगा। बच्चे होते हैं ना, पापा मैं आपका ये काम कर दूंगी, क्या मुझे आप 1 रुपए दे दोगे। बच्चों को पता है 1 रुपए बहुत बड़ा चीज होता है ना, ट्रॉफी आ जाती है। पापा पता है आज मैंने 2 का टेबल याद कर लिया, 2 का टेबल याद कर लिया। मुझे 2 का टेबल हम समझ लो 22 का टेबल हो गया, 25 का टेबल हो गया। तो बच्चे ने क्या कहा मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा, और बाद में कहा कि लड्डू चाहिए। ये उनके बचपने को दिखाता है, ये इसकी निर्बोध बुद्धि को दिखाता है कि बच्चा तो बच्चा ही था। इससे ये साबित हो गया कि बच्चे को रटवाया गया। अगर बच्चा ये नहीं कहता लड्डू चाहिए, वो कहता मुझे शेक्सपियर कोई साहित्य भेंट कर दो, तो समझ में आता बाप रे क्या मांग लिया, क्या मांग लिया ऐसे, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है उसने कहा लड्डू चाहिए, इस बात को स्पष्ट करता कि बाकी जवाब उसे रटवाया गया था। ऐसे ही पेपर में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको ढंग से आंसर लिखना भी नहीं आ रहा है, और किसी क्वेश्चन का आंसर तो सटीक शब्दों में लिख दिया आपने, ऐसे घनिष्ठ संबंध उनके बीच में थे जैसे मनोहर आकृति वाला, तो ये समझ जाता है। सभी समझ गया कि बच्चा नकल मारा है, इनको ये नहीं पता किताब में मात्रा किधर से लगती है। और ये बच्चा जो है
इतने घनिष्ठ शब्द लिख का प्रयोग कर रहा है, ये इसका मतलब से नकल मार है। और जो बच्चे के 90+ मार्क्स आते हैं तो पूरा आंसर शुरू से लास्ट तक बेहतर होता है, टीचर समझ जाता है इस बच्चे में टैलेंट। आप बेशक वहां के टीचर से छुपा लोगे नकल, लेकिन चेक की नजरों से नहीं छुपा पाओगे नकल। अगला पार्ट इसी में जो है दूसरा हिस्सा है घड़ी के पुर्जे। तो क्वेश्चन है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे को उदाहरण क्यों दिया? तो घड़ी के पुर्जे को उदाहरण इसलिए दिया कि घड़ी से समय जाना जा सकता है, लेकिन उसे पुर्जों को खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस धर्म का पालन कीजिए, उसका बहुत गहराई तक जानने की जरूरत नहीं है। और अगर जानते भी है और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आम खाओ ना यार, लिटरली क्यों गिनते हो? ये कैसे बना, इसमें कौन सा पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि कैल्शियम है, सोडियम है कि सोडियम परमैंगनेट है? तो ये नहीं चलेगा। वही लेखक कहना चाह रहा है कि घड़ी के पुर्जे को उदाहरण इसलिए दिया गया कि घड़ी का प्रयोग होता है समय जानने के लिए। आप समय जानो, आप पुर्जे मत खोलो। उसी प्रकार से आप जिस धर्म में आप धर्म का पालन करो, नियम जो चल रहा है पर आप उसके बारे में बहुत गहराई से तभी बोलो जब आपको उसकी नॉलेज हो, आप धर्माचार्य हो, आपने उसकी डिग्री ले रखी है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि घड़ी साज का इम्तिहान पास करने का क्या मतलब? तो घड़ी साज का इम्तिहान पास करने का मतलब उस व्यक्ति को घड़ी खोलने की ट्रेनिंग ली है उससे। उसी प्रकार से अगर आप धर्म के बारे में आपने डिग्री ली हुई है, धर्म संबंधित आपने अगर कोर्स किया हुआ है, तब तो आप इसकी जानकारी लो, आप बोलो उसके बारे में, आप सभा में बोल दो। और आपको नॉलेज ही नहीं है कितने रस है, कितने साहित्य है, कितने वेद है, कितने पुराण है, तो आप उसको जिक्र क्यों करते हो? इस तरीके से। इसी अगला पार्ट है ढेले चुन लो। ढेले चुन लो में दिया गया है कि पहले जो लड़कियां थी उनका जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार ढेलों पर ही निर्भर था। तो कह रहे हैं कि भाई ढेले ऐसा है कि अलग अलग जगह से ढेले चुनकर लाते थे, मतलब मिट्टी चुनकर लाते थे और उनका ढेला बनाकर उनके सामने रख देते थे। और जैसे कि गौशाला की मिट्टी, वेदी की मिट्टी, वेदी की मिट्टी और खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, स्मशान की मिट्टी ये लाते थे और उनसे ढेला बना लेते थे। अगर उस लड़की ने वेदी की मिट्टी, वे समझते जहाँ पूजा पाठ होता वहां से मिट्टी को उठा कर ले आते थे, अगर वहां की मिट्टी उठाई तो इसका मतलब उसका बेटा होगा वो पंडित होगा। अब सोचो, मतलब ये बच्चे का कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ और ये तय हो गया कि बच्चा होगा क्या? तय हो गया पंडित होगा। पंडित आएंगे नहीं, पंडित होगा। ये तय हो गया कि जिनका बच्चा होगा, संतान होगा, वो पंडित होगा। अगर वेदी की मिट्टी उस लड़की ने छू लिया तब। अगर उस लड़की ने गौशाला की मिट्टी छू ली तो इनके या पशु के धनी को जन्म देगी, उसका बच्चा जो होगा वो जमींदार होगा, पैसा वाला, इनका पैसा वैसा। और अगर उसने खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार का संतान होगा। मतलब पहले अगर उसने गौशाला की मिट्टी छू ली तो उसके पास, उसके बच्चे के पास बहुत सारे जानवर होंगे। और अगर उसने खेत की मिट्टी छू ली तो बहुत जमीन वाला उसका बेटा होगा। स्मशान की मिट्टी छू ली तो रिश्ता टूट गया साहब, शादी नहीं होगी वहां पर, क्योंकि वो अभागन लड़की है, दुर्भाग्यपूर्ण लड़की है। तो क्या इसका मतलब ये कि उस लड़की की शादी कहीं नहीं होगी, कभी नहीं होगी? नहीं जी, अभी इसने छुआ, अगली बार किसी और को छुएगी। वाह वाह वाह, लड़की में क्या गुण है भाई साहब। अगले बार कोई और छुएगा तो तब उस समय वो सही माना जाएगा। तो ये मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चंस कई और भी हैं, ये रिवीजन में करवा रहा हूँ। अगला पार्ट है कच्चा चिट्ठा। और ये नहीं आ रहा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, 12वीं क्लास से लोग पढ़ रहे हैं, कच्चा चिट्ठा छोड़ देते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी सी कहानी है, मैं आपको ऐसे जिक्र समझा दूं। इसमें पसोवा नामक एक जगह है। तो लेखक एक आदत है, बस चोरी करने वाले आदत है। कहीं भी जाता है ना, इतना हराम हो रहे, कहीं भी जाता है कुछ लेकर आता है। कई लोग की आदत होती है, बड़े बड़े होटल में गए, खा लिया और चम्मच अच्छी होती धो के ऐसा। अच्छा, कई लोग ट्रेन में जाते हैं और तकिया पे कवर लगा तो कवर लेके घर आ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। अभी अभी जो है बिहार की ट्रेन चली, तो उस ट्रेन में क्या हुआ कि ट्रेन चली थी, तो उसमें क्या हुआ, एक हमसफर ट्रेन चली थी, उसमें क्या हुआ भाई, लोगों ने सारे उसके शीशे तोड़ दिए, कोई शीशा खोल लिया, कोई एलसीडी खोल लिया। सरकार ने कहा हम वर्ल्ड क्लास ट्रेन लगाएंगे यहाँ पर। हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने खोल लिया, वो सरकार ने हटा दिया, गर्मी में और क्या है, ऐसी ऐसी पर उतनी सारी सुविधाएं हटा दी।
ऐसी लेखक की आदत थी, जहां भी जाता था कुछ ना कुछ लेकर। तो एक बार लेखक पसोवा गया, और पसोवा बहुत फेमस जगह थी, और वहां पर जैन और बौद्ध धर्मों के लोगों का मेला लगता था पसोवा में। लेखक वहां गया, कुछ नहीं मिला। आते वक्त रास्ते में एक मूर्ति उठा ली, शिव जी की मूर्ति, 4 मुख वाली थी, चतुर्मुख मूर्ति। अब गांव के लोग पूजा करते थे, लेखक को क्या पता खेत की मूर्ति वहां पे पूजा करने जा रहा है। लेखक उठा करके लिया है। अब अगले दिन सब गाँव वाले, अरे बाप रे, शिव जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए, लगता है बाबा हमसे नाराज हो गए, बाबा नाराज हो गए। सब बैठ के, नहीं बाबा आप तुमको आना पड़ेगा, नहीं नहीं बाबा तुमको आना पड़ेगा, आप दर्शन देना पड़ेगा, चलेगा नहीं चलेगा बाबा, आना पड़ेगा। फिर कुछ दिन बाद पता लगा भाई बाबा गए हुए कहीं नहीं है, मूर्ति उठा कर लेके चले गए लोग। अब ढूंढो ढूंढो, मूर्ति कहाँ, मूर्ति कहाँ। तब कुछ लोगों को पता लगता है यार इस गांव के आसपास एक आदमी है, तो पुरानी चीजों को उठा कर ले जाता है, उसी के पास मूर्ति होगी। तो लेखक एक ऑफिस में काम करता था जो मूर्ति उठाकर ले गया, और वहां जाके सारे गांव वाले धरना बैठ जाएंगे, जब तक हमारे भगवान हमारे गांव नहीं जाएंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, वहां पर जब सब लोग चले गए वहां पर, तो सब लोग चले गए वहां पर, तो फिर क्या हुआ कि सब लोग जब वहां पर गए ना, तो कोई भी ऑफिस स्टाफ ने ये नहीं कहा नहीं नहीं ये हमारा साथ का, नहीं नहीं इसने नहीं चुराया होगा। किसी ने ये बात कहा ही नहीं, सबको पता था चुराया हुआ है। किसी ने भी उसके सपोर्ट में खड़ा होकर ये नहीं कहा किसने मूर्ति चुराई। सबको पता था कि ये चोर है, चुराता होगा। इसमें एक लाइन आती है, अपना ही सोना खोटा तो परखवैया का क्या दोष। जो तुमने सोना ले रखा वो सोना है ही नहीं, और परखने वाले ने किसी ने कह दी भैया सोना नहीं, तो दुश्मन हो गया क्या भाई, तेरा ही सोना है ही नहीं। मतलब जो हमें पता है कि अपने अंदर कमी है, तो फिर हम दूसरे लड़ने क्यों जाएंगे। पता है कि मेरे बेटे नहीं मारा होगा उसको, हम उसे आगे नहीं नहीं मेरे बेटे ने नहीं मारा, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अपना सोना खोटा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पसोवा क्यों फेमस था, तो पसोवा बताया मैंने आपको, जैन और बौद्ध धर्म का मेला लगता था वहां पर, और बहुत दूर दूर से लोग वहां यात्रा पर आते थे। इसमें लाइन है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो छुच्छे हाथ नहीं लौटता हूँ, छुच्छे, बिहार की भाषा छुच्छे, खाली हाथ नहीं लौटता हूँ। लेकर क्या आदत थी, चाहे जो मिल जाए लेकर आता जरूर था। और अपना सोना खोटा तो परख भैया का क्या दोस्त, वही लाइन आ जाती है। जब ऑफिस में जब गांव वाले वहां पर गए कि भाई हमारी मूर्ति लौटा दो, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ जी मूर्ति जो है इन्होंने नहीं चुराई है, सबको पता चुराई। तो किसी ने उसके लेखक के सपोर्ट में आकर बोला। जी हाँ, तो हमारे पास जो ये अगला पार्ट है, ये है संवदिया का पार्ट है। संवदिया, संवाद देने वाला, मैसेज देने वाला, मैसेंजर। इसमें एक हरगोविंद होता है, तो गांव में लोगों को मैसेज देने का काम करता है। और इस गांव में कहानी है बड़ी बहुरिया की, बड़ा महल होता है उसमें। महल में जो सबसे बड़ी होती है बड़ी बहुरिया कहलाती है। बड़ी बहुरिया की जब शादी हुई थी ना, तो महल बहुत भरा पूरा था, बहुत से लोग आते थे, खान पान गाना बजाना भाई साहब खूब होता था। और वो गांव का सबसे अमीर घराना था। बहुत से लोग उस गांव में आते, घर में आते थे। कोई रानी बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बहुरिया का या उनकी सास का कुछ काम कर दिया, खुश होकर उन्होंने से गेहूं दे दिया, धान चावल दूध दे दिया, जाओ तुम खाना पीना। ऐसा जमाना था एक पहले। लेकिन बड़ी बहुरिया के जो पति मर गए ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पति के मर जाने के बाद अब बड़ी बहुरिया बहुत परेशान है, क्योंकि उनके जो देवर वगैरह है वो बड़ी बहुरिया का ख्याल नहीं रखे और सब जाके शहर बस गए हैं। अब बड़ी बहुरिया अकेली यहाँ रहती है, खान पान करती है, घर बार चलाती है। और देवर एवर एक तो हेल्प नहीं करते हैं बड़ी बहुरिया की। और अब जो है जब मौसम होता है फसल का, आम का महीना होता है या फिर फसल कटने का, आ जाते हैं, खा पी जाते हैं, कर्जा वर्जा करके मजे करके वापस चले जाते हैं, और सारा कर्जा बड़ी बहुरिया उतारती रहती है। इस गांव में एक मोदियाई है बुढ़िया,
पहले बड़ी बहुरिया के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज का समय आ गया है, हरगोविंद बता रहा है, आज एक टाइम आ गया है, बड़ी बहुरिया को मुदियाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, खाने में तो खूब होता है, पैसा चुकाने के टाइम में क्या होता है, चुकाती क्यों नहीं है पैसा। तो हरगोविंद को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि हरगोविंद ने अच्छे दिन भी देखे थे और आज बुरा दिन भी देख रहा है। तो बड़ी बहुरिया हरगोविंद को बुलाती है और बोलती है, मेरे मायका संदेश देकर आओ कि मैं इस गांव में रहना नहीं चाहती, और मेरे मायके वाले को बोलना कि मुझे लिवा ले जाए, अब मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ। हरगोविंद वहां जाता है, उसके मायके पर संदेश नहीं सुना पाता है। उसे लगता है कि अगर मैं वहां जाकर उसके मायके वाले को बोल दूंगी आपकी बेटी की स्थिति खराब है, उसे ले आओ, तो शायद जो है बड़ी बहुरिया चली जाएगी और हमारे गांव की बदनामी हो जाएगी। और वापस आके बोलता, बड़ी बहुरिया से संदेश नहीं सुना सका, बड़ी बहुरिया बड़े मुश्किल से जो उसे कुछ पैसे देती है, वो भी उसका पैसा चला जाता है। ये पूरी इसकी कहानी है, दुख भरी कहानी है टोटल। इसमें क्वेश्चन यही है कि गांव के लोग सोचते हैं कि जो जो समधिया होता है वह अफर कर खाता है, और जो है क्वेश्चन है इसका, एक मिनट बता दूं आपको। तो हर मतलब गांव वाले सोचते हैं कि जो समधिया होता है वो निखट्टू होता है, वो ऐसे खाता पीता होता है। आपको ऐसा लगता है क्या? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। समधिया होना भी आसान काम नहीं है। समधिया में अपने मैसेज को, संवाद को सही ढंग से रखना जरूरी है। जैसा बोला उसी रूप में समाचार पहुंचना चाहिए। जल्दी का समाचार जल्दी में, दुख का समाचार दुख में, खुशी का समाचार खुशी में। खुशी का समाचार है तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई, वहां जाके बोले पता है तुम्हारे भाई की शादी ना तय हो गई है। और दुख का समाचार है तुम्हारी दादी मर गई कल ही मर गई दादी तुम्हारी, चलेगा नहीं ना। तो इसीलिए जो है संवादिया होना बहुत कठिन कार्य है। संवाद को याद रखना और उसी तरीके से संवाद को प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। क्वेश्चन है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में क्या क्वेश्चन आया? हरगोविंद के मन में यह क्वेश्चन आया, अब तो जमाना टेलीफोन का है, अब तो पोस्ट ऑफिस से भी लोग मैसेज भेज सकते हैं, तो मुझे इस काम के लिए क्यों बुलाया गया? यह हरगोविंद के मन में क्वेश्चन आया। संवाद बोलते समय मैसेज जब उसको सुना रही थी बड़ी बहुरिया की ये बोलना, उसकी आंखें क्यों छलछला गई? इसलिए छलछला गई क्योंकि आज बड़ी बहुरिया उस मोदियाइन बुढ़िया के सामने अपमानित हो गई थी, एक, और आज वो अपने आप को बहुत आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर रही थी, बहुत दुख भी था। और जो है वो बता रही है कि उसके जो देवर वगैरह है वो बाल बच्चों को लेकर शहर से गांव जाते हैं, 10-15 दिन रहते हैं, खाते पीते हैं, कर्जा करवा कर चले जाते हैं। आज के मौसम में आकर कच्चा पक्का आम अपने साथ ले जाते हैं, बाद में कभी झांकते भी नहीं है। इसलिए इतनी दुख की बातें सुनाते सुनाते बड़ी बहुरिया की आंख छलछला गई। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद वहां क्यों नहीं सुना सका? तो बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचकर के हरगोविंद अपने मालकिन को संदेश ना दे सका। उनके मन में यह टेंशन था कि कैसे बोले, अपने गांव की बुराई कैसे करें, कि हम एक गांव में एक महिला को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा देखकर बहुत टेंशन में था कि एक टाइम था जब बड़ी बहुरिया के परिवार थे, उस महल से बहुत लोगों का भला हुआ था, और आज बड़ी बहुरिया को देखने के कोई भी नहीं है, इसीलिए बड़ी बहुरिया का मैसेज नहीं दे पाया। क्या आपको लगता है समधिया डटकर खाता और अफरकर सोता है? हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। समधिया होना आसान काम नहीं है। तो समधिया के बारे में लोग सोचते हैं कि समधिया निखट्टू और कामचोर होता है, ये गलत बात है। हमारे विचार से समधिया हमेशा खूब पेट भर कर खाता है, निश्चित होकर सोता, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। समधिया भी एक सामान्य कार्य करता है, मैसेज देना भी। आज के कोरियर पहुंचाते, क्या तुम बोलोगे निखट्टू आदमी? कोरियर पहुंचा रहा तुम्हारा यार, काम तो कर रहा है, एक ही तो बात होगा। इसमें एक और पार्ट आपका है, शेर। शेर, चार हाथ, पहचान और साझा, ये चार कहानी एक साथ है असगर वजाहत की। शेर के बारे में बताया गया है कि जो शेर होता है, शेर के इस कहानी को इमेजिनरी कहानी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो कहानी है यह एक तरह से कल्पना, काल्पनिक रूप की कहानी है। तो इस कहानी में क्या है कि जो शेर है, शेर को रोजगार दफ्तर समझकर लोमड़ी वगैरह उसके मुंह में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सुना है वहां रोजगार मिलता है। ये आज के भ्रष्ट समाज के बारे में बताया गया है कि आज का जो भ्रष्ट समाज है यही तो होता है
हर कोई बोलता है इस पार्टी को वोट दो, ये पार्टी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग के सुने सुनाए बातों पर हम आगे चलते हैं, अपना दिमाग भी लगाते हैं। ये इस पार्ट का संदेश है। ये शेर वाली कहानी में लोमड़ी वगैरह शेर के मुंह में जाती है, रोजगार दफ्तर समझकर। वैसे इसमें कहानियां पहचान पहचान कहानी में राजा जो है वो हुक्म देता है अपने लोगों को, ये कर लो, होठ सिलवा लो, कान में शीशे डलवा लो, मुंह सिलवा लो, ये सारे हुक्म देते हैं राजा। और पहचान कहानी का नाम, ये भी एक तरह की काल्पनिक कहानी है। ये कहानी हमारे आज के नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। आज का नेता हमारे कुछ से कुछ नियम निकाल देता है, उस नियम से कुछ होना जाना नहीं है। जनता पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरी बातें होती। सरकार अपने फायदों के लिए, अपने लाभ के लिए बहुत सारी योजना चला लेती है, लेकिन उन योजनाओं से होता कुछ भी नहीं है। जो आदेश देते हैं जनता मानती रहती है। अभी तुम देख लो, लॉकडाउन का टाइम है, सरकार ने जो कहा हमने माना, उससे फायदा हुआ नुकसान हो आप जानो। नोटबंदी है, जीएसटी है, बहुत से लोगों का यही मानना है कि इससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। लॉकडाउन को तो छोड़ भी दिया जाए, अभी भी तो केस बहुत ज्यादा बढ़े ही हैं, लेकिन उस समय हम लोग तबाह हो चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो चुके हैं। जीएसटी भी वही सेम चीज हो गया, भ्रष्टाचार कम होगा, क्या कम हुआ नहीं हुआ ये तो एक विषय है सोचने का। लेकिन आप यह भी कह सकते हो कि वर्तमान समय में आम आदमी, जो एक गरीब तबके का लोग है, वो तबाह है। क्योंकि उधर जब जीएसटी आया लोग उसमें तबाह हो गया, नोटबंदी में 4-6 महीना निकल गया, इधर लोग बहुत लंबे समय से परेशानी ही झेल रहा है। हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो पाता है कि भाई सरकार बस कितनी पूंजी है, पर इससे जरूर मतलब है कि आम आदमी के दिन की रोटी रोजी कैसे चलती है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि हमारे जैसे अमीर लोग तो कम है। इसमें 4 हाथ, ये 4 हाथ भी एक तरह का व्यंग्य है। ये है व्यंग्य है बड़े बड़े कंपनी के मालिकों पर। मालिक अपना काम निकलवाने के लिए मजदूर के साथ हद से हद तक चले जाते हैं। इसमें मालिक है वो 4 हाथ लगवा देता है, लकड़ी के हाथ, लोहे के हाथ, अलग अलग हाथ लगवा देता है। उनका मानना ज्यादा हाथ लगवाएंगे ज्यादा काम करेगा जी। यहाँ भी वही ओवर टाइम लगवा लेते, पैसे देते नहीं जी। तो ये 4 हाथ, ये हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, कंपनी के मालिक है, उस पर व्यंग्य है। और साझा एक कहानी है, इसमें हाथी और किसान की कहानी है। दोनों मिलकर फसल होते हैं और लास्ट में जो है हाथी जो है किसान के कुछ कहने से पहले हाथी ने बढ़कर सूंड से गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा आओ इसे खाते हैं। गन्ने की एक छोर हाथी ने सूंड में ले लिया और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ पीछे लगा तो गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच में साझी खेती बट गई। मतलब आज का वर्तमान स्थिति क्या हो रहा है, धोखा किस तरह से मिलता है जमाना में, दुनिया में, वही सब कुल मिलाकर बताए। सारी इमेजिन की कहानी है, रियलिटी कहीं पर भी नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब शेर वाली कहानी में कि लोमड़ी अपनी इच्छा से शेर के मुंह में क्यों जा रही थी, तो लोमड़ी को पता लगा कि शेर के मुंह में रोजगार दफ्तर है, इसलिए जा रहे हैं। ऐसा होता थोड़ी, ऐसा होता नहीं। आपको ही बुलाया जाएगा, आइए 25,000 से 30,000 कमाइए, अनपढ़ से लेकर और बीए पास तक कमाइए। और वहां जाएंगे तो पता लगेगा 5,000 पहले दीजिए, ये होगा, उसके बाद अगले महीने सैलरी देंगे और मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान जाने। यही होता है। कहानी में लेखक किस बात का प्रतीक बता रहा है शेर को, तो शेर को तानाशाह और भ्रामक व्यवस्था, झूठी अफवाहें, 5 दिन में गंजे बालों पर बाल फुलाएं, हाइट बढ़ाएं, गोरा है काला हो जाए, भ्रामक चीजें संभव ही नहीं है भैया। कहां से जाएंगे, और हो भी जाएंगे तो फिर वापस काले हो जाओगे। बताए ना कहानी में 3 दोस्त होते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। पहला दोस्त होता है, 3 में से दो काले होते हैं, एक गोरा होता है। तो भगवान खुश होते हैं, पहले काले से क्वेश्चन पूछता है बता तुझे क्या चाहिए आशीर्वाद में। कहता भगवान मेरे को आशीर्वाद दो, मैं गोरा हो जाऊं इसकी तरह। तो गोरा हो जाता, बड़ा खुश रहता है। दूसरे से फिर पूछता बता तुझे क्या चाहिए। कहता भगवान मुझे भी गोरा बना दो इसके समान, बिल्कुल दूध जैसा गोरा बना दो भगवान। उसी भगवान गोरा बना देता है। अब गोरे से पूछता है वो तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए। तो कहता भगवान इसको वापस जैसा था वैसे ही बना दो। तो भ्रामक चीजें फैला रही है ये जो शेर वाली कहानी है, ये भ्रामक चीजों को, भाई शेर तो खा जाएगा लोगों को, जानवरों को खा जाएगा, रोजगार दफ्तर कहाँ मिलेगा। पहचान में है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब अपनी आंखें बंद कर लें, कि राजा को गूंगी बहरी और अंधी जनता पसंद थी। कोई कुछ बोले ना, जो बिना कुछ कहे सुने बिना देखे आज्ञा का पालन करे, ऐसे ही तो प्रजा पसंद आती है राजा।
हमारे देश की सरकार को इसका विरोध ना करें तो सरकार को कितना अच्छा लगेगा, वाह हमारा शासन बहुत अच्छा रहा है, और रहा है कि नहीं रहा है तो जनता ही जानेगी। अच्छे दिन आएंगे, आए और नहीं आए ये आप डिसाइड करो। तो बातें कही जाती हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये बात भी सच है। हम और आप बैठकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें होती सरकार की शायद ना समझ सके, उसमें क्या कमियां होती, क्या दिक्कतें होती हैं। अब क्या है ये तो भाई जो राजा महाराजा है वही जाने, हम तो आम जनता झेल रहे चीजों को। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने क्या परिणाम निकले कि राजा ने अपने राज्य को स्वर्ग बनाने का बोला, स्वर्ग बनाई, आंखें बंद कर तो देखना मत। आंखें बंद करने का हुक्म दिया। एक दिन खैराती राम और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो उसका राज स्वर्ग हो गया, अथवा नहीं तो उन्होंने अपने सामने राजा को पाया और वो एक दूसरे को देख ना सके, अंधे हो गए होंगे। कहानी इसमें 4 हाथ, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला। तो मिल मालिक ने मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए पहले मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रखे, फिर वैज्ञानिक ने रिसर्च करवाया और ये निकाला कि आदमी के 4 हाथ नहीं हो सकते। दूसरी बार उसने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों को फिर करवा, दूसरी बार उन्होंने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करवाना चाहा, कटे हुए हाथ मजदूरों को लगा दे, क्या पता हाथ का काम करने लग जाए, पता नहीं क्या हुआ फिर, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। तब उसने मजदूरों की लकड़ी के हाथ फिट करवा दिए। लकड़ी के हाथों से मजदूर काम नहीं कर पाए तो उन्होंने लोहे के हाथ फिट करवा दिए और फिर इन्फेक्शन से बहुत से लोग मर गए। साझे की खेती में कहानी है, साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान से क्या बताया, उन्होंने कहा तुम अगर मेरे साथ खेती करोगे तो मैं कोई छू भी नहीं पाएगा, मैं ताकतवर प्राणी हूँ जंगल का, मेरे साथ साझा की खेती करो। ये लालच दिया हाथी ने किसान। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की, उन्होंने कहा कि अब इस खेत का आधा मालिक मैं भी हूँ, कोई भी जानवर अगर इसको नुकसान पहुंचाएगा वो मेरा दुश्मन होगा और उसको मैं देख लूंगा। आधी आधी फसल हाथी ने कैसे बांटा, कर हाथी ने आधी आधी फसल बांटने के लिए खेत से गन्ना तोड़ा, फिर किसान से गन्ना मिल बांट कर खाने के लिए कहकर उसे गन्ने बोला आधा बांटना, आधा मैं खाऊंगा। हाथी तो खा गया बड़े बड़े गन्ने, आदमी कैसे खाएगा। ये इसकी कहानी। अगला पार्ट है बच्चों आपका जहां कोई वापसी नहीं। ये सिंगरौली नामक एक गांव की कहानी है बच्चों। तो सिंगरौली नामक गांव में एक सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा था और इस प्रोजेक्ट में क्या था कि सरकार वहां के लोगों को खाली करवा दिया था। तो लेखक को यह देखकर बड़ा दुख पहुंचा कि यहाँ के रहने वाले लोगों क्या दशा हुई होगी, क्योंकि सरकार ने उन्हें तो खाली करवा दिया उस जगह से। तो सिंगरौली प्रोजेक्ट के तहत जो है लोगों को वहां से खाली करवा दिया गया। वहीं पे एक छोटा सा गांव है अमझर, नवा गांव का जिक्र इसमें। अमझर गांव में बहुत सारे आम होते थे और आम झड़ते थे, इसलिए गांव का नाम अमझर रखा गया है। तो अमझर गांव में जो है आम झड़ते थे। तो इस पूरे कहानी में बताया गया है कि आधुनिक भारत का नया शरणार्थी कौन है। नया शरणार्थी वो है जिन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ती है। क्यों? विकास के कारण। विकास के कारण उन्हें शरण लेनी पड़ती है। सरकार कोई प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं, वहां से हटा दिया, अब कहीं जाके रहने लगे। हम लोग पहले वहां रहते थे, वहां सरकार ने पुल बनवा दिया, अब यहाँ रहने आए हैं। शरणार्थी, आधुनिक शरणार्थी। हम सर गांव से क्या समझते हैं? तो लेखक जब इस प्रोजेक्ट पर गया था एक संगठन की तरफ से, तो वहां पे नवा गांव था और नवा गांव के नजदीक में एक अमझर गांव था। इस गांव में बहुत सारे आम थे, इसलिए इसका नाम था अमझर। ये आम झड़ते थे और अमरौली प्रोजेक्ट के तहत, अमरौली सिंगरौली गांव था और अमरौली प्रोजेक्ट के तहत वहां बहुत से गांव को उजाड़ दिए गए थे। भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे कहा गया है? तो ट्रेजेडी इसे कहा गया है कि आज जो है सरकारी योजनाओं के तहत मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी के समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हम उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं। ये ट्रेजेडी है। तो लेखक के अनुसार आजादी के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी पश्चिम की देखा देखी, हम उनके तरह देखा देखी करते, ये ट्रेजेडी है यार। हमारा खुद का इतना बड़ा धरोहर है, हम लोग खुद इतने संस्कृति वाले देश है, अच्छे अच्छे रिवाज है, फल फ्रूट, हम वो नहीं खा के हम विदेश गए, वहां पता है वहां पे ऐसा कबोर्ड लगता है, हम भी ऐसे ही लैट्रिन बनवाएंगे अपने घर में। हम उनके तरह फैशन करने को तरीके हैं, उनके तरह भाषा सीखने तरीके, हे मैन आर यू डूइंग दिस, नो आई एम नॉट डूइंग दिस, क्या है? हम हिंदी भाषा को नहीं कर रहे फेमस, अंग्रेजी भाषा होता है तो पढ़ा लिखा
पढ़ा लिखा वो तो अंग्रेजी बोलता है। हम उनके पिछलग्गू बन गए हैं। ये ट्रेजेडी है हमारे भारत की, ये लेकर कहना चाह रहे हैं। दूसरा देवदास में जानते हैं, दूसरा देवदास में एक लड़का है, उसका नाम है संभव, और वह हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे जाता है। वहां पे उसकी एक मुलाकात एक लड़की से, उसका नाम पारो है। तो जब जो संभव है वो पंडित जी को कुछ पैसे देने जाता है, तो पंडित जी के पास खुले नहीं होता है, तो वो संभव खड़ा रहता है और पंडित जी जो है वो पैसे का खुला लेने वापस जाता है, वापस अपने मंदिर की तरफ। तभी वो लड़की उसके बगल में खड़ी जाती है, पारो, और उस पारो तो गीले कपड़ों में रहती है, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग नहाते हैं कपड़े में ही, गीले कपड़े में। तो वहां पर जो है उस लड़की के सूट का जो कोना था, पल्लू का कोना था, वह संभव के कुर्ते इसके साथ लग गया था। तो संभव और पारो दोनों साथ साथ खड़ी थी, और जब पंडित जी आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उस लड़की को, और उस लड़की ने ये कहा कि हम कल फिर आएंगे। जब लड़की ने ये कहा कि हम कल फिर आएंगे, तो पंडित जी को लगा कि वो पारो और संभव दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, शायद इसलिए वो ऐसा कहना चाह रहे। तो लेखक ने कहा खुश रहो, जब भी आना साथ आना, फूलो फलो, जब भी आना साथ आना। तो ये बात सुनकर लड़की को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लड़की उसे जानती नहीं थी। तो लड़की चप्पल अपना जहाँ रखा होता, जमा करवाया होता, वहां पहनती हुई हाथ में लेती और भाग जाती है। लड़का घर जाता है संभव, और मन ही मन उस लड़की को याद करता रहता है, और वो मन करता है लड़की से दोबारा मिले। तब उसे याद आता है उस लड़की ने कहा था पंडित से हम कल फिर आएंगे, तो फिर वो मेला में वापस जाता है ढूंढने के लिए। वही मनसा देवी का मंदिर होता है, वहां पे ये मानना है कि मनसा देवी में जो मांगो मनोकामना पूरी होती है। तो मनसा देवी यही मांग के आता है, धागे बांधता है, ये मांग कर आता है कि लड़की से मुलाकात मेरी हो जाए काश। और फिर जब वो जा रहा होता है केबल कार में, तो लड़की से मुलाकात उसकी होती है। ऐसे एक छोटे बच्चे का भी जिक्र है। तो चूंकि वो छोटा बच्चा ही अपनी बुआ का नाम बोलता है, पारो है मेरी बुआ का नाम, और लड़के का नाम देवदास है, सॉरी संभव है। तब वो सोचता है अगर वो पारो है तब तो मैं देवदास हूँ, पारो मैं देवदास, इस प्रकार से। तो इसमें वही टोटल कहानी थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। गंगा जी की आरती किस तरीके से होती है घाट पर, तो बड़े मनभावन तरीके से होती है। और वहां पर जो पवित्र स्थान है हर की पौड़ी, वहां पर लोग फूल धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर जाते हैं, चाहे पत्ती मोमबत्ती नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब लेकर जाते हैं। और वहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती देखो। और एक दिन मैं दुकान गया तो मेरी सिस्टर ने लिस्ट बना कर दिया, जा लेके मोमबत्ती अगरबत्ती चाय पत्ती धूप बत्ती इस प्रकार से। और वहां पर जो है लोग देसी घी में भीगी बत्तियों से आरती करते हैं, ये सारे वहां पर होता है। और बहुत सारे आरती गाए जाते हैं, जय गंगा मैया, जय जगदीश हरे, ऐसा। पुजारी ने क्या आशीर्वाद दिया, तो पुजारी ने आशीर्वाद किया सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ आना, गंगा मैया सारे मनोरथ पूरे करें। पंडित जी के मुख से यह बात सुनकर लड़की संभव से छिटक कर दूर खड़ी हो गई, और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि वही चिपक कर खड़ी हुई थी, लड़का तो पहले से खड़ा। तो इस कहानी का नाम दूसरा देवदास क्यों रखा गया है, कह रहे हैं इस कहानी का दूसरा देवदास बिल्कुल ठीक रखा गया है, क्योंकि एक और कहानी है देवदास नाम का, जिसे शरद चंद्र ने लिखा था, उसमें कैरेक्टर है देवदास नाम का। और ये जो कहानी है इसे ममता कालिया ने लिखा है, ममता कालिया ने। और जो पहली कहानी थी उसे शरद चंद्र ने लिखा था। उसमें भी लगभग ऐसी बात थी कि उसमें जो हीरो है वो भोला भाला अल्प वयस्क उम्र का है, ज्यादा उम्र का भी नहीं है, और भोलेपन के कारण वो किसी लड़की से प्रेम कर बैठता है। और उसमें उस लड़की का नाम पारो था। लगभग वैसी घटना इस पार्ट में भी हुई है, इसलिए इस कहानी का नाम दूसरा देवदास रखना बहुत उचित।